नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, बीएसएनएल थर्ड पीआरसी बहुत ही नजदीक है, जल्दी ही यहाँ पर फाइनल होने वाली है। देखिए, यहाँ पर आपका एक सवाल था मुझसे कि जब भी हम कमेंट करते तो आप जवाब नहीं देते हो, ठीक है। तो मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है जहां पर सीरीज का नाम रहेगा सारे सवालों के जवाब, ठीक है। इस सीरीज में यहाँ पर आप जो भी मुझे कमेंट करेंगे उन सारे सवालों के जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, ताकि आपको जो भी डाउट वगैरह हो, जैसा कि मैं वीडियो के एंड में बोलता हूं, वो आप डायरेक्ट कमेंट्स में सवाल पूछकर उसका जवाब पा सकते हैं, ठीक है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा जवाब देने की अपनी तरफ से जो भी मेरे पास जानकारी होगी, ठीक है। तो फिलहाल मेरे पास कुछ कमेंट्स आए हैं। इसके जस्ट पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जहां पर कुछ कमेंट किए थे आपने, और उन सारे कमेंट्स के एक एक करके इस वीडियो में जवाब देने वाला हूं, ठीक है। तो हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, तो आपको अगर जवाब चाहिए तो आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। तो फिलहाल देखिए, मैं आपको कमेंट्स साइड में शो हो रहे होंगे। अब मैं उन कमेंट को अपनी हिंदी भाषा में थोड़ा सा सरल करके आपको बता रहा हूं कि क्या आपने एग्जैक्टली पूछा है, ठीक है। देखिए, एक कमेंट यहाँ पर है। देखिए, यहाँ पर कुछ कमेंट्स है। यहाँ पर पहला कमेंट है, सर मैं 1/1/2020 को वीआरएस लिया है मैंने। मेरा बेसिक 24,140 रुपए था, ठीक है। आज पेंशन बेसिक मेरा 12,070 रुपए है, ठीक है। अब थर्ड पीआरसी में मेरा बेसिक क्या होगा? तानाजी माले वाले ने यहाँ पर ये कमेंट किया है। उसके बाद सेकंड कमेंट हमारा, व्हाट इज रिवाइज्ड पे स्ट्रक्चर फॉर एग्जीक्यूटिव, दे आर टॉकिंग ओनली नॉन एग्जीक्यूटिव पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। जो गैर कार्यकारी अधिकारी है, जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज है, ठीक है, उनके बारे में अधिकतर बात होती है, लेकिन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज के बारे में बात नहीं होती। तो यहाँ इसके बारे में बताइए कि उनका वेतन संरचना यानी कि जो पे स्ट्रक्चर है वो क्या होने वाला है, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। उसके बाद अगला कमेंट है अशोक जी का है, जो कि सबसे पहला कमेंट रहने वाला है पेंशन रिवीजन और थर्ड पीआरसी से जुड़े उनके कुछ सवाल है, वो मैं सबसे फर्स्ट में बताना चाहूंगा, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एमटीएनएल में बीएसएनएल के कंपैरिजन में पे स्केल ज्यादा है, तब कहां सैलरी फिक्स होगी, ठीक है। मतलब उनका सवाल यह है कि एमटीएनएल है वो बीएसएनएल से बेहतर है पे स्केल में और आगे है, ठीक है। तो ऐसे में पे स्केल किसके ऊपर फिक्स होगी, एमटीएनएल के या फिर बीएसएनएल के? क्योंकि थर्ड पीआरसी वो तो दोनों के लिए लागू हो रही है, तो पे स्केल किसके हिसाब से फिक्स होगी वो यहाँ पर पूछना चाहते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन है जो कि मेरे सब्सक्राइबर है, हमेशा मुझसे कमेंट करते हैं, भरत लोंदे जी, हाउ फिक्स द पेंशन हु रिटायर बिफोर 2017 बेसिक पेमेंट और बेसिक पेंशन इन डिटेल। उन्होंने पूछा है कि 2017 से पहले सेवानिवृत्त जो भी रिटायर हुए हैं लोगों के लिए बेसिक पेमेंट या फिर बेसिक पेंशन की समस्या को विस्तार से कैसे हल किया जाए, ठीक है। तो इन सभी पॉइंट्स पर मैं एक के बाद एक यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, आप वीडियो पर बने रहिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो चलिए दोस्तों, पॉइंट बाय पॉइंट समझते हैं इन सभी बिंदुओं को जो कि सीरीज स्टार्ट की है मैंने, सारे सवालों के जवाब, ठीक है। आप जो भी कमेंट, जैसे भी वीडियोस में, कोई से भी वीडियो में जो भी कमेंट करेंगे, सारे कमेंट के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा, और डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्टली मतलब वीडियो बनाकर, ठीक है, ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए, ठीक है। तो देखिए, पहला सवाल है अशोक जी का है, ठीक है, जो भावनगर से है। अब उन्होंने क्या पूछा है, सवाल पूछा है, और सवाल को देख लेते हैं पहले ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। देखिए, नमस्कार, मैं अशोक भावनगर से बोल रहा हूं। मेरे हिसाब से 2007 से लेके 2017 तक का वेतन प्लस आईडी 119.5% है। यह 2017 का मूल वेतन है, यूनियन द्वारा तय किया गया अतिरिक्त भत्ता भी मिलता है, ठीक है। तो फिर 2017 का मूल वेतन क्या है और आईडी आज तक का क्या है, मतलब उसका ब्याज या फिर एरियर क्या बना, आज तक की कौन सी राशि वेतन या फिर पेंशन मानी जाएगी। अब उनका एक और इश्यू है कि आज तक का बकाया फिर उस पर ब्याज कितना होगा। सर, जब सभी बीएसएनएल कर्मचारियों ने बीएसएनएल को निगम के रूप में स्वीकार किया है, तो सरकार ने सभी कर्मचारियों को केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के समान वेतन देने का आश्वासन दिया था, तो फिर इस प्रारूप से भुगतान क्यों नहीं किया गया? सर, कृपया मुझे इसका स्पष्टीकरण कीजिए, ठीक है। इतना बड़ा उन्होंने सवाल पूछा है तो भैया जवाब भी थोड़ा इतना ही बड़ा होगा ना। तो पहले उन्होंने पेंशन डिवीजन और थर्ड पीआरसी से जुड़े कुछ सवाल किए हैं भावनगर से अशोक जी। तो सबसे पहले उनका ही सवाल का जवाब देते हैं, फिर बाकी सब्सक्राइबर के भी सारे जवाब दे दूंगा, ठीक है। सबसे पहले तो अशोक जी का बहुत बहुत धन्यवाद भावनगर से जुड़ने के लिए हमारे साथ,
ठीक है। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपसे जुड़े सवालों के ऐसे ही सवालों के मैं सारे जवाब देता रहूंगा, और थर्ड पीआरसी से रिलेटेड, बीएसएन से रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पर अपडेट मिलेगी आपको, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर जो भी प्रश्न थे उनके एक साथ में जवाब देने वाला हूँ। तो देखिए 2017 का मूल वेतन और बेसिक पे और आज का आईडीए क्या है समझते हैं, ठीक है। अभी तक बीएसएनएल में तीसरा वेतन संशोधन यानी कि थर्ड पीआरसी आधिकारिक तौर पर लागू नहीं हुआ है। नियम के अनुसार 1/1/2017 से दिए था, ठीक है। मतलब नियम तो ये था कि भैया 2017 में आपको मिल जाना था, लेकिन अभी तक तीसरा वेतन संशोधन लागू नहीं हुआ है, ठीक है। अब 2017 का मूल वेतन क्या है, क्योंकि थर्ड पीआरसी लागू नहीं हुआ है इसलिए अभी भी अधिकतर कर्मचारी 2007 के पे स्केल पर ही है, ठीक है। मतलब अधिकतर नहीं, सभी कर्मचारी है, ठीक है। अब अगर थर्ड पीआरसी लागू होता है तो फॉर्मूला क्या होगा, 31/12/2016 को मूल वेतन, जो आपका मूल वेतन है 31/12/2016 का, ठीक है, यानी कि 1 जनवरी 2017 से आपका नया बेसिक पे लागू होने वाला था। लेकिन अभी यहाँ पर क्या है, फॉर्मूला ये होगा कि जो आपका पुराना बेसिक सैलरी है यानी कि 31/12/2016 का पुराना मूल वेतन प्लस 119.5% आईडीए जो कि 2017 के टाइम पे था, और प्लस फिटमेंट, अब भले वो फिटमेंट सरकार मंजूर करे 5%, 10% या फिर 15%, वो मिलेगा, ये आपका फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। अब आज का आईडीए देख लेते हैं। इंडस्ट्रियल डिनर्स अलाउंस 2007 के वेतनमान पे स्केल के अनुसार जनवरी 2025 तक का आईडीए दर लगभग 225.2% के आसपास पहुंच गई है, ठीक है। अब जनवरी 2025 की बात है, ठीक है। आईडीए है अक्टूबर 2024 में यह 224.2% थी, और जनवरी 2025 में यह बढ़कर 225.2% हो गई, ठीक है। अभी आपका आईडीए चल रहा है 233.3% चल रहा है, ठीक है। यानी कि दिसंबर 2025 की बात करें तो 233.2% आईडीए चल रहा है, ठीक है। अभी वेतन और पेंशन में सैलरी कौन कौन सी मानी जाएगी, अब देखिए वेतन कर्मचारियों के लिए उनका मूल वेतन बेसिक पे, ठीक है, वर्तमान आईडीए प्लस एचआरए और अन्य भत्ते मिलाकर कुल वेतन बनता है, ठीक है। जो भी कर्मचारी है उनका जो पूरी सैलरी अगर जोड़े तो उनकी बेसिक सैलरी, भत्ते जितने भी उनको मिलते हैं, एचआर मिलता है, डीए मिलता है, आईडीए जो उनको मिलता है, ठीक है, उसके बाद ये सभी मिलाकर उनका कुल मूल वेतन बनता है। और अगर पेंशन की बात करें तो बीएसएनएल के उन कर्मचारियों के लिए जो सरकारी सेवा से आए थे यानी कि डॉट ऑप्टीज है, उनकी पेंशन रूल 37A के तहत भारत सरकार द्वारा दी जाती है, जैसे कि मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि आपकी जो पेंशन है वो मिलती है डॉट के द्वारा। अब पेंशन की कैलकुलेशन करने के लिए रिटायरमेंट के समय के जो अंतिम मूल वेतन है, जब भी आपने रिटायरमेंट लिया था उसका लास्ट मूल वेतन है प्लस तत्कालीन आईडीए, जो भी आपका आईडीए होगा के आधार पर होती है, ठीक है। अब मुद्दा इशू यह है कि पेंशन भोगी मांग कर रहे हैं कि भले ही कर्मचारियों का वेतन न बढ़े, लेकिन पेंशन भोगियों का पेंशन रिवीजन यानी कि पेंशन रिवीजन 1/1/2017 से किया जाए, क्योंकि उनका वेतन से सीधा संबंध नहीं है और पेंशन सरकार के खजाने यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पेंशनर्स बोल रहे हैं कि भैया हमारा जो वेतन जो मिलता है कर्मचारियों को उनसे सीधा संबंध है ही नहीं। अगर बीएसएनएल खुद अपने फंड से उनको पेंशन देती तो हो सकता था कि पे रिवीजन पहले लागू होता और उसके बाद पेंशन रिवीजन लागू होता तो चलता, लेकिन हमारी पेंशन तो डोट देती है, ठीक है, तो वहीं से आना चाहिए हमको, ठीक है। हमारा पे रिवीजन भी वहीं से होना चाहिए, ठीक है। अब बकाया एरियर्स और ब्याज की स्थिति, जैसा कि आपने सवाल पूछा था कि एरियर्स का क्या होगा, ठीक है, तो आज की तारीख में 2017 से वेतन संशोधन न होने के कारण बकाया एरियर का कोई भी आधिकारिक सरकारी कैलकुलेशन नहीं है, मतलब कोई भी जोड़ा नहीं जा सकता एरियर को आपके, ठीक है, क्योंकि सरकार ने अभी तक संशोधन को मंजूरी नहीं दी है, ठीक है। अब वेतन संशोधन को मंजूर दे तो कुछ अपडेट निकल कर आए कि भैया वेतन संशोधन हो गया है, अब आपको इतना एरियर मिलेगा, तो ऐसा एरियर का कोई कैलकुलेशन नहीं है अभी, ठीक। अगर कल को सरकार थर्ड पीआरसी को 2017 से नोशनल के बजाय एक्चुअल लागू करती है तब जाकर भारी बकाया राशि बनने की उम्मीद है, ठीक है। अभी आपको नोशनल बेस पर यहां पर ये मिलेगा, ठीक है, थर्ड पीआरसी। अगर थर्ड पीआरसी आपको एक्चुअल बेस पर मिले, ताकि जो है ऑलरेडी, ठीक है, वो देना चाहिए आपको, जो कि थर्ड पीआरसी लागू होने यानी कि फिक्सेशन आपकी जो डेट है, इफेक्टिव डेट है 2017 से लेकर 2025 तक का जो आपका जो बकाया बन रहा है एरियर, वो आपको देना चाहिए सरकार को, ये नियम तो ये कहता है, ठीक है। तो एक्चुअल बेस पर अगर एक्चुअल तरीके से आपको थर्ड पीआरसी लागू करेगी अगर सरकार, तो बकाया जरूर मिलेगा, लेकिन अभी फिलहाल क्या है, नोशनल बेस पर कर रही है, ठीक है।
अब ब्याज की बात करें तो सरकारी नियमों में वेतन बकाया पर ब्याज मिलना बहुत ही दुर्लभ होता है जब तक कि कोर्ट का कोई विशिष्ट आदेश ना हो। ठीक है, अब ब्याज की बात देखिए, ब्याज ये है कि कोर्ट जब तक आदेश नहीं देती तब तक आपका कोई भी ऐसा ब्याज की कोई भी संभावना नहीं रहती है। ठीक है, अब देखिए केंद्रीय कर्मचारियों और समान वेतन का आश्वासन भी दिया था। देखिए जो गारंटी की बात कर रहे हैं आपकी केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर आपको पेंशन मिलेगी या फिर पेंशन रिवाइज होगी। ठीक है, ऐसा आश्वासन दिया गया था जब बीएसएनएल का गठन हुआ था। ठीक है, अब तब की बात और आज की हकीकत वो देख लेते हैं। देखिए जब 2000 में बीएसएनएल बना था तब कर्मचारियों को सीडीए यानी कि सेंट्रल डियरनेस अलाउंस से हटाकर आईडीए इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस के पैटर्न पर लाया गया था। ठीक है, पहले सीडीए था केंद्रीय कर्मचारियों का, डोट में जब काम करते थे वहां से अब्सॉर्ब होकर बीएसएनएल में आए और बीएसएनएल बना तब आपका सीडीए हटाकर आईडीए में मतलब आईडीए पैटर्न पर आप लागू हो गए थे। ठीक है, अब देखिए आश्वासन मतलब गारंटी थी ये डोट की तरफ से कि यह कहा गया था कि बीएसएनएल एक कारपोरेट इकाई होगी जहां लाभ होने पर कर्मचारी को केंद्र सरकार से भी बेहतर सुविधाएं मिल सकती है। साथ ही पेंशन की सुरक्षा रूल 37A के तहत दी गई है। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखिए स्पष्ट कहा गया था कि भैया आप सीडीए से आईडीए में जा रहे हो तो आपको फायदा क्या मिलेगा, फायदा ये मिलेगा कि केंद्रीय कर्मचारी तो सरकारी बेस पर आपका पेंशन रिवाइज करेगी, पे रिवाइज करेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप बीएसएनएल यानी कि एक कंपनी में जा रहे हो, एक पीएसयूएस में जा रहे हो तो आपको फायदा ये मिलेगा कि जो बीएसएनएल है, बीएसएनएल एक तरह की कंपनी है, अगर इसको हाई प्रॉफिट हुआ तो हाई प्रॉफिट के हिसाब से आपको फायदा ज्यादा ही मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारियों के कंपेयर करें तो आपको फायदा उनसे ज्यादा ही मिलेगा। ठीक है, अब धोखा कहां हुआ वो देख लेते हैं। ठीक है, देखिए सरकार ने अफोर्डेबिलिटी क्लोज जिसको हिंदी में बोलते हैं सामर्थ्य खंड लगा दिया। इसके अनुसार केवल वही पीएसयू वेतन बढ़ा सकता है जिन्होंने पिछले 3 सालों से लगातार प्रॉफिट कमाया हो। बीएसएनएल घाटे में होने के कारण इस क्लोज में फंस गई। ठीक है, अब देखिए धोखा वही हुआ क्योंकि अफोर्डेबिलिटी क्लोज लगा दिया है। अब देखिए इसको धोखा नहीं बोल सकते हैं, अब कंपनी है कभी हाई प्रॉफिट कमाएगी कभी हाई लॉस भी। ठीक है, तो ऐसे में क्या है कि कंपनी घाटे में 2007 से है, लगातार इतना घाटा किया है कि जो गवर्नमेंट है उनको रिवाइवल पैकेज देना पड़ा कंपनी को बचाने के लिए। अब इतने घाटे में होने के कारण अफोर्डेबिलिटी क्लोज में आ गई कंपनी। अफोर्डेबिलिटी क्लोज का मतलब आपको पता है 3 साल लगातार जिसने मुनाफा कमाया है वही जो आपके कर्मचारियों के खर्चे उठाने की क्षमता है आपके पास तो ही आप खर्चे उठाइए, नहीं तो आप पर एक तरह का ठप्पा लग जाएगा कि आप खर्चे नहीं उठा सकते। ठीक है, तो खर्चे नहीं उठा सकते तो आप थर्ड पार्टी से लागू भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसा होता है अफोर्डेबिलिटी क्लोज। अब यहाँ पर कोई धोखे वाली बात नहीं है, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो अगर आपको बोला गया था बीएसएनएल के गठन के समय कि भैया आपको हाई प्रॉफिट में ही आपकी पेंशन रिवाइज होगी, हाई प्रॉफिट में ही आपको पे मिलेगा, ठीक है, पे रिवीजन भी हो जाएगा, तो भैया वो करना चाहिए था। वो भले घाटे में थी कंपनी या नहीं थी वो बात की बात है। ठीक है, आपका तर्क बिल्कुल सही है कि रेलवे या फिर कई सरकारी विभाग घाटे के बावजूद भी 7वें वेतन आयोग का लाभ पा रहे हैं। ठीक है, अब अंतर यह है कि भैया वो सीधे सरकारी विभाग है और बीएसएनएल एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम यानी कि पीएसयू है। ठीक है, अब यूनियनों का सही कहना है, यूनियनों का यही कहना है कि बीएसएनएल को एक विशेष केस मानकर थर्ड पीआरसी मिलना चाहिए क्योंकि इसकी स्थिति के लिए नीतियां जिम्मेदार है ना कि कर्मचारी। ठीक है, अब बीएसएनएल यू दबाव इसलिए बना रही है थर्ड पीआरसी के लिए क्योंकि वो जानती है कि जो भी नीतियां अपनाई गई, जो भी डिसीजन लिए गए बड़े अधिकारियों ने लिए, ठीक है, ये इसमें कर्मचारियों का कोई दोष नहीं है। आपने जो 9 साल से थर्ड पीआरसी अटका के रखी है, आपने बोला कि भैया हम 5G रोल आउट करेंगे, 4G अच्छे से रोल आउट हो जाएगा और प्रॉफिट में आ जाएगी कंपनी, 100% आ जाएगी, ऐसे करते करते 9 साल हो गए, तो इसमें कर्मचारियों का क्या दोष है? आपको थर्ड पीआरसी लागू करनी चाहिए, ऐसा कहकर बीएसएनएल यहाँ पर दबाव बना रही है मैनेजमेंट पर। अब देखिए लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो पेंशन रिवीजन का मामला दिल्ली हाईकोर्ट और केट में पेंशन रिवीजन को लेकर केस चल रहे हैं। हालिया रुख सकारात्मक रहा है जहां कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि भैया पेंशन भोगियों को वेतन संशोधन से क्यों जोड़ा जा रहा है। ठीक है, अब ये तो सही बात है क्योंकि इनको डील इन करने की यहाँ पर प्रोसेस चल रही है। ठीक है, अब 4G और 5G रोल आउट का क्या मसला है? सरकार का कहना है कि जैसे ही बीएसएनएल का 4G स्वदेशी यानी कि देसी तरीके से पूरी तरीके से चालू हो जाएगा, पूरी तरह चालू हो जाएगा और कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आएगी तो वेतन संशोधन पर भी विचार किया जाएगा। भैया लो साहब यहाँ पर तो विचार करने की बात कर रहे हैं, जबकि
थर्ड पीआरसी की फाइल आगे बढ़ा। यहाँ पर यूनियन बहुत ज्यादा एक्टिव है। यहाँ पर हाल ही में यूनियनों ने दिल्ली में बड़े विरोध प्रदर्शन किए हैं, जिनका मुख्य एजेंडा 1/1/2017 से वेतन संशोधन और पे रिवीजन है। ठीक है, अब भैया यहाँ पर देखिए, दिल्ली में जो भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनमें जो उनका मुख्य एजेंडा ये है कि थर्ड पीआरसी लागू करना है, वेतन संशोधन लागू करना है, पे रिवीजन लागू करना है। ठीक है, अब देखिए मेरी तरफ से आपके लिए एक सुझाव है अशोक जी के लिए कि भैया जो कंडीशन कोई भी हो, ठीक है, तो कानूनी तौर पर रिवीजन की जीत होने की संभावना है। ठीक है, पेंशन रिवीजन की जीत, क्योंकि कानूनी तौर पर ऐसा है कि आपका जो पेंशन है वो डोट से आता है, ना कि बीएसएनएल से। तो हो सकता है कि पे रिवीजन और पेंशन रिवीजन को डीलिंक कर दे, मतलब अलग अलग कर दे। इससे क्या होगा कि हाईकोर्ट की जैसे ही आपको सुप्रीम कोर्ट का अगर जो फैसला आता है और आपके पक्ष में आएगा, कर्म जो पेंशनर्स के पक्ष में आएगा, तो आपका पेंशन रिवीजन सेकंड पीआरसी 2007 की पे स्केल पर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि केंद्रीय कर्मचारियों का होता है। ठीक है, सरकार पर दबाव बनाने के लिए सभी संगठन सरकार पर दबाव बनाने के लिए सभी यूनियंस का एकजुट होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो फिलहाल देखिए ये हमारे फर्स्ट कमेंट का आंसर था जो कि अशोक जी ने पूछा था भावनगर से। ठीक है, तो भैया उनका जो सवाल था बहुत ही ज्यादा लंबा था, जवाब भी उतना ही लंबा देना जरूरी था मुझे। ठीक है, अभी फिलहाल हम जो भी सवाल रह गए हैं उनके जवाब भी आपको दे देता हूं। ठीक है, तो थोड़ा वीडियो लंबा बनने वाला है, आप थोड़ा सा यहाँ पर रुक के देखिएगा ताकि आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, एक सवाल था कि सर मैं 1/1/2020 को वीआरएस लिया है, मैंने, मेरा बेसिक 24,140 था और आज पेंशन मिलने के दौरान 12,070 रुपए उनको मिल रहा है। ठीक है, तो थर्ड पीआरसी लागू होने पर उनका बेसिक कितना होगा वो जानना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर वीआरएस कर्मचारियों का थर्ड पीआरसी में संभावित वेतन, जो मैंने कमेंट्स यहाँ पर आपको बताए थे स्टार्टिंग में, सभी के पॉइंट बाय पॉइंट जवाब दे रहा हूं आपको। आप देखिए यहाँ पर जो मेरे सब्सक्राइबर ने पूछा है, 1/1/2020 को बेसिक 24,140 रुपए था। थर्ड पीआरसी के नियमों के अनुसार वेतन संशोधन 1/1/2017 से लागू माना जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका गणित समझ लेते हैं पहले। अगर हम 3% की वृद्धि, जो आपको 3% वार्षिक इंक्रीमेंट मिला है, ठीक है, यानी कि कब मिला है, 2020 के टाइम पे। इफेक्टिव डेट क्या थी, 2017, उसके बाद से 2020 तक आपने वीआरएस लिया था और उस टाइम आपकी बेसिक सैलरी कितनी थी, 24,140 रुपए। ठीक है, अब इफेक्टिव डेट की बात करें, थर्ड पीआरसी के नियमों के अनुसार वेतन संशोधन 1/1/2017 से लागू माना जाता है, ये सबको पता है। गणित में अगर हम समझते हैं तो आपका जो 3% इंक्रीमेंट है उसको अगर हम पीछे ले जाए, यानी कि 1/1/2017 को उनका बेसिक लगभग 22,090 के आसपास होगा। ठीक है, जैसा मैंने कैलकुलेट करके आपको बताया है। ठीक है, मतलब कैलकुलेट मैंने पहले ही कर लिया है, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर समझिएगा, मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन करके नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट आप समझिएगा। इससे अगर कैलकुलेशन करूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। देखिए 1/1/2017 का बेसिक, अगर जो थर्ड पीआरसी का मानक फॉर्मूला क्या है वो देख लेते हैं। देखिए 1/1/2017 का बेसिक, जो आपका बेसिक पे है, प्लस 119.5% आपका आईडीए प्लस फिटमेंट फैक्टर, जो कि आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। अब यहां पर स्टेप 1 की बात करें तो आपका बेसिक कितना था, 22,090 रुपए 1/1/2017 में, जैसे कि हमने मान के चला। ठीक है, प्लस 119.5% आईडीए, जो आपका बेसिक 22,090 रुपए था, उसका 119.5% कितना होता है, 26,397 रुपए। ठीक है, अब दोनों को हम प्लस कर देंगे तो आपका न्यू कितना निकल कर आएगा, 48,487 रुपए निकल कर आ रहा है। ठीक है, अब स्टेप 2 में हम देखेंगे तो फिटमेंट ऐड होगा कितना, सरकार से कर्मचारियों ने डिमांड की है कि 15% मिलना चाहिए, तो हम 15% के हिसाब से ही यहां पर मान के चलते हैं। वो 10% मिले, 5% सरकार कोशिश करे या फिर 0% करे, वो बात की बात है, लेकिन 15% मान के चलते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर 48,487 रुपए आपके बन रहे थे पुरानी बेसिक आपकी और 119.5% मिलाकर। ठीक है, 48,487 रुपए, उसमें हमने प्लस उसका 15% निकाला तो कितना, 7,273 रुपए निकल कर आए। ठीक है, अब यहां पर बात आती है कि दोनों को मिलाने के बाद आपकी सैलरी कितनी बनती है, 55,760 रुपए। तो आपका जो सवाल था कि मेरा जो बेसिक है 22,000 कितना था, आपका बेसिक था 24,140 रुपए, तो फिलहाल आपका बेसिक बन रहा है 55,760 रुपए। ठीक है, अब स्टेप 3 की बात आती है, फिटमेंट की बात करते हैं फिर से। देखिए अगर सरकार जो है वो आपका फिटमेंट 0 रखती है, ठीक है,
जैसा कि सरकार बोल रही है कि 0 फिटमेन रखेगी या फिर 5% रखेगी। अगर 0 फिटमेन रखेगी तो जैसा कि मैनेजमेंट कहती है, ठीक है, तो आपका बेसिक कितना होगा, 15% फिटमेंट अगर हटा देंगे तो पुरानी सैलरी कितनी बार बताई थी मैंने, 48,487 रुपए आपकी बेसिक सैलरी रहेगी, ठीक है। तो देखिए कुल मिलाकर बात ये आती है थर्ड पीआरसी लागू होने पर यानी कि 1/1/2017 से, जो कि आपका बेसिक पेंशन कितना था, 12,070 रुपए था, ठीक है। 24,243 रुपए से लेकर 27,880 के बीच हो सकता है। अब जो फिटमेंट परसेंट जो सरकार मंजूर करे, फिटमेंट का जो परसेंट है 5%, 10%, उसके हिसाब से बढ़ेगा, 0% होगा तो घटेगा, ठीक है। तो जो आपकी बेसिक सैलरी थी वो आज के टाइम पे कितनी होगी, 48,487 रुपए, और आपका बेसिक पेंशन कितना होगा, 24,243 से लेके 27,880 रुपए आपका बेसिक पेंशन होगा। तो भैया जो सवाल किया था उनका आंसर दे दिया है। अब यहां पर सेकंड सवाल हमारा क्या था, अधिकारियों के लिए यानी कि एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज के लिए संशोधित वेतन संरचना यानी कि जो आपका पे स्ट्रक्चर है, ठीक है, मतलब थर्ड पीआरसी के बाद यहां पर क्या पूछ रहे हैं कि गैर कार्यकारी अधिकारी यानी कि नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज का तो सभी बताते हैं, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज है उनके बारे में भी बता दीजिए कि थर्ड पीआरसी में उनका क्या असर पड़े। तो देखिए दोस्तों, ऑफिसर्स बोल सकते हैं या फिर एग्जीक्यूटिव के लिए संशोधित वेतन संरचना यानी कि स्ट्रक्चर, ठीक है, रिवाइज पे स्ट्रक्चर। अब देखिए यहाँ पर अक्सर चर्चा नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज की होती है, लेकिन थर्ड पीआरसी में अधिकारियों के लिए भी डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस ने स्पष्ट पे स्केल बताई है, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं आपको कुछ कैटेगरीज बताऊंगा जो ग्रेड है उन पर, उसके बाद सेकंड पीआरसी में आपका फिलहाल कितना वेतन चल रहा है, कितना पे स्केल चल रहा है, और उसके बाद प्रस्तावित, ठीक है, जो कर्मचारी चाहते हैं, जो मैनेजमेंट चाहती है, उसके ऊपर 15% फिटमेंट के साथ कितना आपका सैलरी है वो इंक्रीमेंट होता है वो बताऊंगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो E1 जेटीओ जो केडर्स है उनके लिए जो आपका फिलहाल सेकंड पीआरसी में कितना चल रहा है, 16,400 से लेके 40,500 रुपए तक समथिंग चल रहा है आपका, ठीक है। अब यहाँ पर 15% अगर फिटमेंट बढ़ जाता है तो आपकी सैलरी हो जाएगी 40,000 से 1,40,000। यहाँ पर भत्ते सारे इंक्लूडेड होंगे, ठीक है। उसके बाद E1 SDE के लिए जो ग्रेड है उनके लिए 20,600 रुपए सेकंड पीआरसी में 20,600 लेके 46,500 रुपए थे, ठीक है। अब 15% फिटमेंट बढ़ गया है तो 50,000 से लेके 1,60,000 रुपए तक आपका जा सकता है, ठीक है, थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद। अब E3 SR SDE EE, ठीक है, जो भी एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज है उनकी फिलहाल सैलरी थी 24,900 से लेके 50,500 तक। अब 15% फिटमेंट के साथ थर्ड पीआरसी लागू होगी तो 60,000 से लेके 1,80,000 हो जाएगी, ठीक है। अब E4 AGM, ठीक है, ये सारे बड़े अधिकारी की सैलरी है, ठीक है। अब जो E4 AGM इनको 29,100 रुपए से लेकर 54,500 रुपए मिलती थी। थर्ड पीआरसी रिवाइज होने के बाद 70,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक आपको मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद E5 DGM की जो सैलरी है वो 32,900 रुपए से लेकर 58,000 रुपए थी। फिर थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद वो 80,000 से 2,20,000 रुपए हो सकती है, ठीक है। E6 GM या फिर SG DGM की सैलरी पुरानी सैलरी थी 36,600 से लेकर 62,000 रुपए। अब थर्ड पीआरसी लागू होने पर 15% फिटमेंट फैक्टर के साथ 90,000 से 2,40,000 रुपए की समथिंग हो जाएगी। जस्ट आपने मुझसे एक सवाल पूछा था, कमेंट पूछी थी, तो मैंने एक जस्ट आपको मेरी तरफ से जो जानकारी थी वो आपको बता दी, ठीक है। अब हमारा तीसरा सवाल था वो देख लेते हैं। देखिए एमटीएल में बीएसएनएल के कंपैरिजन में जो पे स्केल है वो ज्यादा है। अब यहां पर सैलरी फिक्स किसके हिसाब से होगी, बीएसएनएल के हिसाब से या फिर एमटीएल के हिसाब से, वो देख लेते हैं, ठीक है। यहां पर जो फिक्सेशन की प्रॉब्लम आ रही है उसको दूर करते हैं। यह बहुत ही पेचीदा मुद्दा है क्योंकि एमटीएल के स्केल हमेशा बीएसएनएल से एक कदम आगे रहे हैं। देखिए कैसे, अब तुलना करते हैं, बीएसएनएल में जो E2 स्केल है वो एमटीएल में उसके बराबर का स्केल थोड़ा ऊंचा है, ठीक है। अब पेंशन फिक्सेशन का क्या मामला है, जब पेंशन रिवीजन की बात आती है तो स्केल टू स्केल रिवीजन में एमटीएल वालों को हमेशा अधिक पेंशन मिलती है, ये आपको पता होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी कि डोट इस पर विचार कर रहा है कि क्या दोनों का कॉमन पे स्केल बनाया जा सकता है। लेकिन वर्तमान नियम के अनुसार कर्मचारी जिस स्केल पर रिटायर हुआ है उसे उसी से संबंधित संशोधित यानी कि रिवाइज स्केल में फिक्स किया जाएगा। अगर एमटीएल का स्केल ऊंचा है तो उनकी पेंशन भी उसी अनुपात में ऊंची फिक्स होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एमटीएल की बात आती है तो एमटीएल का
जो पे स्केल वो बीएसएनएल से ऊंचा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, डोट विचार करी है कि दोनों को समान लाया जाए ताकि दोनों का पेंशन रिवाइज एक ही पे स्केल पर हो जाए, ठीक है। लेकिन अब भैया आप एक कदम आगे चल रहे हो तो आपके पुराने पे स्केल से देखा जाए कि जो पेंशन रिवीजन होता है तो आप एक कदम आगे ही जाते हो, ठीक है। तो नियम के अनुसार तो ये बात आती है कि अगर एमटीएनएल का पे स्केल ऊंचा है तो आपको पेंशन रिवीजन भी ज्यादा ही मिलेगी कंपेयर टू बीएसएनएल पेंशनर्स, ठीक है। तो फिलहाल आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा, ठीक है। जो लास्ट सवाल है, पांचवा सवाल, 2017 से पहले रिटायर वालों के लिए क्या सॉल्यूशन है वो देख लेते हैं, ठीक है। जो 2017 से पहले रिटायर हो चुके थे उनके लिए क्या है, जो लोग 2017 से पहले रिटायर हुए हैं उनके लिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि पेंशन डीलिंकिंग की, ठीक है। जो कि चाहते हैं पेंशनर्स की पे रिवीजन और पेंशन रिवीजन डीलिंक हो जाए। देखिए समस्या ये है, वर्तमान नियम ये कहता है कि जब तक काम करने वाले कर्मचारियों का वेतन यानी कि वेज रिवीजन नहीं बढ़ेगा तब तक पेंशन भोगियों की पेंशन रिवीजन नहीं होगा, ठीक है। अब क्योंकि बीएसएनएल घाटे में है इसलिए वेतन नहीं बढ़ रहा है और पेंशन भोगी बिना गलती के पिस रहे हैं। ये सही बात है कि भैया पेंशन डीलिंकिंग होनी चाहिए, क्योंकि पेंशनर्स बिना किसी बात के इस समस्या में फंसे हुए हैं। क्योंकि देखिए ये जो अगर आपको बीएसएनएल से मिलती तो आप 100% कोई जिम्मेदार नहीं थे इसके, मतलब आपको कोई हक नहीं था कि आप पेंशन डीलिंकिंग करें, लेकिन अभी होनी चाहिए और इस पर कोर्ट केस भी चल रहा है। और यहाँ पर डोट तो फिलहाल ये बोल रही जब तक वेज रिवीजन नहीं होगा तब तक पेंशन रिवीजन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो पेंशनर्स है उनके लिए पेंशन रिवीजन होना चाहिए, डीलिंकिंग होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है, न्यू अपडेट्स देखते हैं। देखिए कानूनी रास्ता दिल्ली हाईकोर्ट और केट में है। तर्क दिया गया है कि पेंशन भोगियों को अफोर्डेबिलिटी क्लोज जो कंपनी का घाटा है से नहीं जोड़ा जा सकता है। पेंशन भारत सरकार के कंसोलिडेटेड फंड से आती है, बीएसएनएल के मुनाफे से नहीं। सही बात है, बीएसएनएल का मुनाफा हो फायदा हो ये सिर्फ कर्मचारियों के लिए है, ठीक है, पेंशनर्स के लिए नहीं। और ये डोट से पेंशन आती है तो भैया यहाँ पर जो अफोर्डेबिलिटी क्लोज है वो पेंशन रिवीजन पर लागू नहीं होता है, ठीक है। अब 7 सीपीसी का फार्मूला देखते हैं। पेंशन भोगी मांग कर रहे हैं कि उन्हें केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों की तरह ही 2.51 या फिर 2.57 मल्टीप्लायर यानी कि उसी पे स्केल पर देकर पेंशन रिवाइज कर दी जाए, भले ही वेतन संशोधन में देरी हो। भले अब भैया वो जो थर्ड पीआरसी भले 5 महीने 7 महीने या 1 साल बाद लागू हो, इससे कोई हमारा रास्ता नहीं है। हमें क्या है, जो सेकंड पीआरसी के तहत केंद्रीय कर्मचारियों का 7 सीपीसी के पे स्केल पर जो पेंशन रिवाइज हुआ है उसी तरह हमारा भी पे रिवाइज कर दिया जाए, भले वो 2.51 फिटमेंट फैक्टर के साथ करो या फिर 2.57 फिटमेंट फैक्टर के साथ करो, लेकिन हमारा पेंशन रिवीजन कर देना चाहिए, भले पे रिवीजन ना, ठीक है। ताजा अपडेट ये है कि हाल ही में संचार मंत्रालय ने इस पर सकारात्मक संकेत दिए, पॉजिटिव, ठीक है, सिग्नल दिए हैं। अब वे पेंशन रिवीजन को वेतन संशोधन से डीलिंग यानी कि अलग करने की फाइल पर विचार कर रहे हैं। यदि ऐसा हो गया तो 2017 से पहले वालों की पेंशन सीधे संशोधित हो जाएगी, ठीक है। अगर यदि ऐसा हो गया तो 2017 से पहले वालों की पेंशन सीधे संशोधित हो जाएगी, मतलब उनको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भैया थर्ड पीआरसी लागू कब होगी, कब हमारा पेंशन रिवीजन होगा। उनका अगर जो संचार मंत्रालय है इन्होंने अगर जो ऐसा कर दिया, डीलिंग हो गया, तो आपको बहुत फायदा मिलने वाला है पेंशनर्स को, ठीक है। देखिए सभी को, जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने जो कमेंट की थी उनके सवालों का जवाब उनको मिल गया होगा। और फिलहाल इतना लंबा वीडियो बना दिया है, काफी लंबा हो गया है। और इतने लंबे वीडियो में आपके जो भी डाउट क्वेश्चन वगैरह रह गए हो आपके सवाल से रिलेटेड और मेरे जवाब से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।